पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा आमतौर पर जैविक खेती से जुड़ी है। बोल रहा है कि यह कुछ ऑप्शन दिया है, बोला इनमें से कौन सी प्रथा आमतौर पर जैविक खेती से जुड़ी है। तो सिंथेटिक कीटनाशकों उर्वरकों का उपयोग एकदम नहीं है, ठीक है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा फसल चक्र और प्राकृतिक खाद का उपयोग, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा और इसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, मतलब एग्जाम हो गया है तो मतलब तो बहुत। अगला है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है। तो सर एल्बर्ट हार्वर्ड का, सर एल्बर्ट हार्वर्ड जी को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। अगला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट किस साल में बनाया गया। तो सन 1972 ईस्वी में बनाया गया। तो इसको मैंने कई बार बोला था कि ये एग्जाम पूछ सकता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बताइएगा कि मैंने जो बताया था उसमें से आया है कि नहीं एग्जाम में, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगला है, 2021 में कौन सा देश सबसे बड़ा जैविक उत्पादक था। तो ऑस्ट्रेलिया 2021 में भी था, अभी भी है भैया, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक भूमि की मिट्टी को बिना किसी रसायन और अन्य पदार्थों का उपयोग किए जैविक माना जाना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष तक। इसको मैंने करवाया था, सॉरी, इसको मैंने कराया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जैविक खेती आंदोलन शुरू हुआ था। तो जैविक खेती का आंदोलन सन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, जैविक खेती का मुख्य लक्ष्य क्या है। जैविक खेती का मुख्य लक्ष्य भैया टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। क्या करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, जैविक खेती में से किसकी अनुमति नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन दिया, बोला इनमें से किसकी अनुमति नहीं है। तो भाई जैविक खाद, फसल चक्र, हरी खाद, इस सबकी अनुमति है। तो किसकी नहीं है, सिंथेटिक कीटनाशक की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का, ठीक है। पेपर बहुत ही आसान है भाई, पेपर बहुत ही आसान है, जो थोड़ा भी पढ़ा होगा वो अच्छे से कर देगा। अगला है, जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्राथमिक स्रोत क्या है, ठीक है। जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो जैविक खाद और खाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक उत्पादों को कौन सा संगठन प्रमाणित करता है, ठीक है। जो जैविक उत्पाद होते हैं उनको कौन सा संगठन प्रमाणित करता है। तो एपीडा करता है, ठीक है। कौन करता है, एपीडा। अगला है, जैविक खेती में फसल चक्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, जैविक खेती में फसल चक्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना और कीटों को कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत है। जैविक खेती का सिद्धांत कौन सा है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती में कौन सी एक प्रमुख प्रथा है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती में कौन सी एक महत्वपूर्ण प्रथा है। तो जैविक खेती और कचरे से खाद बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 14वां क्वेश्चन, तो 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का लाभ है, ठीक है। इसमें से जैविक खेती का लाभ पूछा है। तो भाई मिट्टी की उर्वरता में सुधार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। आगे 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है, ठीक है। बोला कि कौन सा एक कार्बनिक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा संतुलित पोषक चक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में कीट नियंत्रण आमतौर पर कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि आपको कीट को नियंत्रित करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो फसल विविधीकरण और जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्रॉप रोटेशन और पॉलीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में केंचुए की क्या भूमिका है। तो वे मिट्टी में वातन और उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। मिट्टी में वातन जो होता है एरिएशन और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। कौन, केंचुए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 19वां क्वेश्चन, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा भैया, सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। सिंथेटिक रसायन होगा नहीं, परमाणु ऊर्जा होगा नहीं, जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक स्रोत को जैविक खेती में अनुमति नहीं है, ठीक है। इनमें से किस पोषक स्रोत को जो जैविक खेती में अनुमति नहीं है। हरी खाद को है, फसल के अवशेष को भी है, पशु खाद को भी है। तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जगह सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक। आगे 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, जैविक फसलों के प्रदूषण को रोकने के लिए जैविक खेती में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रतिबंधित है, ठीक है। कौन सी प्रथा प्रतिबंधित है। तो अनुपचारित पशु खाद का उपयोग, ठीक है। अनुपचारित पशु खाद का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला है 22वां क्वेश्चन, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो इसको भी मैंने बताया हुआ था, गाजियाबाद में। कई सारे क्वेश्चन मैंने मतलब लगभग 75 में से ना 60 क्वेश्चन मैंने बताया है इस सब्जेक्ट का। लास्ट का जो 8 से 10 क्वेश्चन वही मैंने सिर्फ नहीं बताया होगा। अगला क्वेश्चन, सटीक खेती में वास्तविक समय में फसल की निगरानी के लिए निम्न में से किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ड्रोन का यूज किया जाता है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 24वां क्वेश्चन, सटीक कृषि तकनीकों को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो भाई जो भी सटीक कृषि करना चाहता है उसको शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सटीक कृषि में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, इसलिए जो शिक्षित है उसका होना जरूरी है। ठीक है, उच्च मशीनरी रख भी क्या करेगी यदि आप शिक्षित नहीं रहेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 25वां क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में जैविक खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उपयुक्त है? तो किनोवा। ठीक है, यह एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। ठीक है, किनोवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, किनोवा। 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती के लिए उपयुक्त गहरी जड़ वाली फसल है? ठीक है, बोला इनमें से कौन जैविक खेती के लिए गहरी जड़ वाली फसल है? तो गेहूं का जड़ आप लोग जानते ही हैं, ऊपर ही रहता है, पालक का भी, प्याज का भी। ठीक है, प्याज का रहता है लेकिन गहरी जड़ वाली पूछा है तो गाजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 27वां क्वेश्चन, जैविक खेती में आमतौर पर किस प्रकार की फसलों से परहेज किया जाता है? तो जैविक खेती में किस प्रकार की फसलों से परहेज किया जाता है भाई? जो जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है उससे परहेज किया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है 28वां क्वेश्चन, जैविक फार्मों को अपना प्रमाणन बनाए रखने के लिए कितनी बार निरीक्षण से गुजरना पड़ता है? तो उसको हर साल निरीक्षण करवाना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, हर साल आपको प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, प्रमाणन करवाना पड़ेगा। आगे 29वां क्वेश्चन है, जैविक खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आमतौर पर किस पोषक संसाधन का यूज किया जाता है? तो भाई यूरिया से नहीं कर सकते क्योंकि रसायन हो गया, इससे भी नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। फलीदार पौधे जो होते हैं वह मंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं, इसलिए इसको करेंगे। 30वां क्वेश्चन है, जैविक खेती के लिए फसल की किस्मों का चयन करते समय कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है? इसमें विशेषता कौन सी सबसे महत्वपूर्ण होती है भाई? कम कीटनाशक आवश्यकताएं। ठीक है, कम कीटनाशक आवश्यकताएं, ऐसी किस्म का चयन करें जिसमें कीटनाशक की आवश्यकता जो हो वह कम से कम हो। ठीक है, अगला है, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और खरपतवार की वृद्धि को रोकने की सामान्य विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है भाई? 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लास्टिक मल्च का उपयोग। ठीक है, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए प्लास्टिक मल्च का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनपीओपी के तहत जैविक खेती के लिए मानक स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनएससी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, एनपीओपी ढांचे में प्रत्यायन एजेंसियों की क्या भूमिका है? जो एनपीओपी ढांचा है, ठीक है, उसमें प्रत्यायन एजेंसियों की क्या भूमिका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो 33वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक खेती सब्सिडी का प्रबंधन करना। ठीक है, आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन, यदि कोई उत्पाद यूएसडीए मानकों के तहत जैविक के रूप में प्रमाणित है तो उस पर कौन सा लेबल लगाया जाएगा? तो उस पर यूएसडीए ऑर्गेनिक लगेगा। ठीक है, यूएसडीए ऑर्गेनिक लगेगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो यदि आप जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो इनमें से क्या आपको लाभ मिलेगा? तो आप जो आपका प्रोडक्ट है ना उसको आप प्रीमियर बाजारों में लेकर जाके बेच सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टू प्रीमियर मार्केट। ठीक है, 35वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, निरीक्षण के बिना तत्काल प्रमाणीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में अक्सर शामिल होता है। तो जैविक खेती में अक्सर क्या शामिल होता है? तो निरंतर मोनोक्रॉपिंग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि भाई पोषक जो तत्व है उसकी ह्रास होने लगेगा। रासायनिक शाकनाशी ये तो कर ही नहीं सकते। फसलों का अनुवांशिक संसाधन करने ऑप्शन नंबर सी जगह एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है, आप लोग को यदि जैसे आंसर ना आए ना तो पहले जो न हो उत्तर, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जैविक खेती में अक्सर क्या शामिल नहीं होता, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें क्या गलत हो सकता है। तो क्या अक्सर शामिल हो सकता है? तो रासायनिक शाकनाशी नहीं हो सकता है, आनुवांशिक फसलों का आनुवांशिक संशोधन करना नहीं हो सकता। ठीक है, निरंतर मोनोक्रॉपिंग नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपको जब एक बचेगा तो ऐसे आपको समझ में आएगा, नहीं तो दो बचेगा उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। आगे 37वां क्वेश्चन है,
उपभोक्ताओं के लिए जैविक खेती का सामान्य आर्थिक लाभ क्या है, ठीक है। तो यह क्या करता है, कथित स्वास्थ्य लाभ देता है, ठीक है, प्रिसीव्ड हेल्थ बेनिफिट देता है, इसलिए जैविक खेती लाभदायक है उपभोक्ता के लिए। अगला है 38वां क्वेश्चन, जैविक कृषि उत्पादों के लिए कौन सी विपणन रणनीति अक्सर सबसे प्रभावी होती है। तो भैया कौन सी विपणन रणनीति सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो सामान्य उत्पाद पैकेजिंग, जेनेरिक प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिक्री भी हो सकता है, लेकिन यदि हम उसका पैकेजिंग करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ और रहेगा, ठीक है। अगला है, किस क्षेत्र को जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार माना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका को जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार माना जाता है। आगे 40वां क्वेश्चन, जैविक उत्पादों के विपणन में संभावित बाधा क्या है, ठीक है। जैविक उत्पादों के विपणन में संभावित बाधा क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीमित उत्पाद का भेदभाव, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट रहेगा लेकिन उसका भेदभाव रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इसका 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग पर संबंधित है। पोषक तत्वों के उपयोग पर संबंधित कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जगह राग फास्फेट का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो राग फास्फेट का यूज नहीं कर सकते हैं भाई जैविक खेती में, रसायन हो गया ना। अगला 42वां क्वेश्चन, जैविक कीट प्रबंधन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। तो किसकी अनुमति नहीं भाई, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आसानी से, सिंथेटिक कीटनाशक का रसायन हो गया। अगला है 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी संरचना का घटक नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन है जो एनपीओपी की परिचालन संरचना का घटक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो एनएबी, ठीक है। एनएबी जो है यह नहीं है जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी संरचना का घटक। अगला है 44वां क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए किस अभ्यास का उपयोग किया जाता है कि जैविक पोषक संसाधन सुरक्षित और प्रभावी हैं, ठीक है। तो उपयोग से पहले जैविक सामग्री का कंपोस्टिंग करना, ठीक है। उपयोग से पहले जैविक सामग्री का कंपोस्टिंग करने से, ठीक है। क्वेश्चन था, सुनिएगा फिर से, यह सुनिश्चित करने के लिए किस अभ्यास का उपयोग किया जाता है कि जैविक पोषक संसाधन सुरक्षित और प्रभावी है। तो उपयोग करने से पहले जैविक सामग्री का कंपोस्टिंग करना से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा 44वें क्वेश्चन का। आगे 45वां क्वेश्चन, परिशुद्ध कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। परिशुद्ध कृषि का मुख्य उद्देश्य भाई उपज और दक्षता को अधिकतम करना, ठीक है। आगे 46वां क्वेश्चन, भारत का परिशुद्ध कृषि को अपनाने में आमतौर पर किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। भारत जो हमारा देश है इसको परिशुद्ध कृषि अपनाने में किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी हो सकता है, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, फसल विविधता का अभाव, अपर्याप्त मिट्टी परीक्षण सुविधाएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 47वां क्वेश्चन, जैविक कीट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो जैविक कीट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य है भैया कि प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके कीटों की रोकथाम करना। आगे है 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती में कीट नियंत्रण की जैविक विधि है, ठीक है। इनमें से कौन कीट नियंत्रण की जैविक विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी, लेडी बग जैसे प्राकृतिक शिकारियों का परिचय, ठीक है। अगला है, जैविक कृषि में मुख्य रूप से फसल चक्र का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो भाई जैविक कृषि में फसल चक्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कीटों को भ्रमित करना, ये तो सही है, दूसरा ही सही है, ठीक है। कीटों को भ्रमित करना और उनके जीवन चक्र को बाधित करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पद्धति का यूज किया जाता है। तो मल्चिंग का, ठीक है, मल्चिंग का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनपीओपी के भीतर प्रमाणन निकायों का एक कार्य है, ठीक है। इनमें से कौन सा एनपीओपी के भीतर प्रमाणन निकाय जो है सर्टिफिकेशन बॉडी हैं उनका एक कार्य है। तो कौन सा उनका एक कार्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक उत्पादों और संचालन को प्रमाणित करना, ठीक है। जैविक उत्पाद जो है उनको और संचालन को प्रमाणित करना। अगला है, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती में कौन सी एक प्रमुख प्रथा है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती में कौन सी प्रमुख प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक कचरे से खाद बनाना, जो जैविक कचरा उसे खाद बनाना। अगला है 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करना, यह जो है जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत नहीं है। आगे है 54वां क्वेश्चन, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन में सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे 55वां क्वेश्चन है, जैविक खेती के लिए फसल की किस्मों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है। ठीक है, तो कौन सा प्रमुख कारक भाई जैविक खेती के लिए फसल की किस्मों के चयन में, तो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध। ठीक है, यह प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर सी भी डी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो प्रमुख कारक पूछा तो वो होगा, यदि यह नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी रहता। आगे है 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एनपीओपी के भीतर प्रमाणन निकायों का एक कार्य है। तो इसका कार्य क्या है भाई, इसका कार्य है जैविक उत्पादों और संचालन को प्रमाणित करना। ठीक है, आगे देखते हैं 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एनपीओपी के तहत एनएबी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो कौन सी संस्था है भाई, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सर्टिफिकेशन बॉडीज, प्रमाणित निकाय। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनपीओपी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एनपीओपी से ही पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रबंधन की देखरेख के लिए कौन सा निकाय मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए जो एक्रेडिएशन एजेंसियां होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रत्यायन एजेंसियां जो है वह मुख्य जिम्मेदार होती है। आगे 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनपीओपी परिचालन संरचना का हिस्सा नहीं है। तो एसओसीए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 60वां क्वेश्चन, कौन सा संगठन आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक खेती के लिए मानक जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं 61वां क्वेश्चन, जैविक खेती में परिवर्तित होने पर एक आर्थिक विचार क्या है। ठीक है, जब आप जैविक खेती में परिवर्तित होते हैं, पहले आप रासायनिक खेती करते थे, फिर जब जैविक खेती में जब जाते हैं तो आपके मन में एक आर्थिक विचार आता है। वह आर्थिक विचार इनमें से क्या आता है। तो पहला, उपज में तत्काल वृद्धि, उच्च प्रारंभिक प्रमाणन लागत, श्रम आवश्यकताओं में कमी, गारंटी शुदा मूल्य प्रीमियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि उपज में तत्काल वृद्धि है। जब भी आप करेंगे तो आपके मन में एक विचार आएगा कि जल्दी से जल्दी हमारा उपज जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे 62वां क्वेश्चन, जैविक खेती में परिवर्तित होने पर किसानों को निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो भाई जब जैविक खेती में शामिल होते हैं तो पहला, कृत्रिम उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, मिट्टी की उर्वरता की कमी, बाजार की मांग, सभी कीट नियंत्रण का तत्काल नुकसान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 62वें क्वेश्चन का ए से हो जाएगा, कृत्रिम उर्वरकों का बढ़ता उपयोग। ठीक है, 62वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 63वां क्वेश्चन, सटीक कृषि में मिट्टी की परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस का यूज कर सकते हैं भाई, जीपीएस का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सटीक खेती की एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो भारत में सटीक खेती की एक प्रमुख महत्वपूर्ण चुनौती है प्रौद्योगिकी की उच्च लागत। जो इसमें लागत है ना, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है, जिससे लागत बहुत ही अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 65वां क्वेश्चन, परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग में क्या शामिल है। तो परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग में क्या शामिल भाई, वेरिएबल रेट एप्लीकेशन में तो केवल जैविक आदानों का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 66वां क्वेश्चन, जैविक प्रमाणीकरण जैविक उत्पादों के विपणन को कैसे प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है भाई, यह ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है, ब्रांड की जो विश्वसनीयता होती है उसको बढ़ा देता है। आगे 67वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक विकासशील देशों से जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मान्यता। ठीक है, 67वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन, जैविक खेती में फसल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैविक खेती में फसल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो यह खरपतवार, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अगला, एनपीओपी मानकों को लागू करने के लिए राज्य पर कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी से जगह केंद्रीय जैविक प्रमाणीकरण बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। ऑप्शन 69वें क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं 70वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या भैया, मुख्य उद्देश्य इसका है कि भारत में जैविक खेती और व्यापार को विनियमित करना। ठीक है, अगला है, जैविक खेती चुनने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो जैविक खेती चुनने वाले किसानों के लिए प्रमुख लाभ है प्रीमियर मूल्य वाले बाजारों तक पहुँच। ठीक है, प्रीमियर मूल्य वाले जो बाजार वहाँ तक पहुँच। आगे 72वां क्वेश्चन है, जैविक खेती में सिंथेटिक सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का उपयोग प्रतिबंधित है। क्यों, क्योंकि ये लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे 73वां क्वेश्चन, फलीदार फसलों को अक्सर जैविक फसल चक्र में क्यों शामिल किया जाता है।
क्यों शामिल किया जाता है भाई? क्योंकि ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग से संबंधित एक चुनौती है? तो कौन सी एक चुनौती भाई? सीमित स्रोतों के कारण पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, सीमित स्रोत के कारण पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 75वां क्वेश्चन, जैविक खेती के लिए विशेष रूप से उगाई गई फसल किस्मों का एक समान उदाहरण क्या है? तो पर्यावरणीय तनाव के प्रति सहनशीलता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।